हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बॉन्ड गोल चैनल। आई एम संदीप विश्वकर्मा और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट थर्ड को। चूंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहले में मैंने बताया था किसके बारे में, पहले वीडियो के बारे में हमने बता दिया था कि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है। और इसमें हमने ये भी बताया था कि करंट, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज चार्ज। हमने क्या बताया था, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज से करंट कैसे बनता है, फिर चार्ज का यूनिट गुलाम होता है, 1 गुलाम को डिफाइन किया था। और करंट का यूनिट एम्पियर होता है, 1 एम्पियर को डिफाइन किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो बोर्ड में आ सकते थे, या फिर एएमयू तथा सीएचएस जैसे एग्जाम्स में आ सकते थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल। क्या पढ़ा था, पोटेंशियल। पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल की पोटेंशियल को डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था और उस पे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर इसको कैसे क्रिएट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमें देखना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे कह सकते हैं कि ये हर बार लगभग एग्जाम में आ जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद उसमें हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरी स्क्रीन पे नोट्स भी चलती रहेगी ताकि आप नोट्स सही तरीके, सही सही नोट्स और अच्छे से बना सकें। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डालिए और इसको लिखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट में, इट इज द कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इट्स कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, यह एक क्लोज पाथ होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। अगर करेक्ट, पहली बात, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है। अगर सर्किट क्लोज नहीं है, अगर पाथ क्लोज नहीं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा, क्योंकि उसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगी। अगर करंट फ्लो कर रही है, करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज पाथ में फ्लो करेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। और इसमें कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, जिनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं, जिन यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स का नाम मेंशन किया गया है, इसे आपको अपने नोट्स में लिखना है। पहला, सेल या बैटरी। ठीक है, इसका बेसिक कंपोनेंट होता है ना किसी भी सर्किट का, उसमें पहला तो होता है सेल या बैटरी। फिर प्लग, प्लग की बटन, बटन जो हम देखते हैं ना, बटन। फिर वायर, फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक अमीटर, वोल्टमीटर, और फिर बल्ब एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस पॉइंट को नोट करना है। जैसे अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज होगा। उसमें क्या क्या हो सकता है, मान लो एक मुझे सर्किट बनाना है, तो उसमें एक बैटरी हो सकता है, फिर एक प्लग हो सकता है। मैंने पीछे, अभी मैं बताऊंगा कि प्लग को कैसे डिनोट करना है। फिर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये मान लीजिए वायर है, और एक मान लीजिए बल्ब हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, हमेशा क्लोज होगा। कैसा होगा, क्लोज होगा। अगर कोई सर्किट क्लोज नहीं है, अगर कोई सर्किट क्लोज है तो क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब बैटरी भी लगा दिया, इसे कहते हैं बैटरी, बैटरी भी लगा दिया किसी सर्किट में, लेकिन ये क्लोज नहीं है, ये है और ये बी है, ये क्लोज नहीं है, तो क्या करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं, नहीं फ्लो होगा, करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। एक वायर है, पता है सबसे बड़ी बात बोलूँ ना, कि अगर एक वायर है, एक क्या है, वायर है, ठीक है, इसको आप ले जाके प्लग में लगा दो, प्लग में लगा दो, प्लग में लगा दो, क्या करो, प्लग में लगा दो, तो क्या इस यहाँ पे करंट आने लगेगा, क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप इसे छुओगे नहीं तब तक करंट लग ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे करंट नहीं होगा जब तक कि सर्किट पूरा नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि एक वायर है, एक एक अपने प्लग में, आपने एक प्लग है, ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, प्लग है उसमें आप एक वायर घुसा दो,
आपके घर जो प्लग होता है उसमें आप वायर घुसा दो, जो बोर्ड होता है उसमें आप वायर घुसा दो, और चूंकि अगर वायर घुसा दिए और एक ओपन है तो इसमें करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं फ्लो होगा, करंट जीरो होगा। लेकिन अगर आप इसे टच करोगे ना तो आपको करंट लग जाएगा तो आप कहोगे सर ने तो बोला था कि करंट जीरो है, तो कैसे करंट लग गया? भाई करंट इस कदर लग गया कि आपने जैसे ही टच किया और आप अर्थ के कांटेक्ट में आए तो क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। क्योंकि अर्थ जो होता है ना, अर्थिंग लेगा। पहली बात, ये तो आप हो और ये आपकी बॉडी और आपका पैर है अर्थ के कांटेक्ट में, तो सर्किट हो गया क्लोज। सर्किट क्लोज हो गया तो क्लोज पाथ बन गया और करंट बहने लगा, तब आपको करंट लग जाएगा। लेकिन अगर इसे अर्थिंग ना मिल पाए और आप इसे ऐसे इस कदर टच करो कि इसे अर्थिंग ही ना मिल पाए, तो ये क्या करेगा, आपको करंट ही नहीं मारेगा। उस टाइम पे आई जीरो होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो आई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज पाथ को कहते हैं। क्लोज पाथ जिसमें करंट चल सके उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसके कंपोनेंट हमने देख लिए। आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? It is a diagram which show how different components of electric circuit are connected in contain various symbol as shown below। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम एक एक तरीके का आरेख होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम यह दिखाता है कि कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ना, वो कैसे किस कदर जुड़े हुए हैं। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो डायग्राम में कैसे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जुड़े हुए हैं। आप सोचोगे कि अब वो कंपोनेंट क्या होता है? तो भाई कंपोनेंट वो होता है ना, जितने भी एलिमेंट, ठीक है, अपने सर्किट में लगे होते हैं। एक अपना अगर सर्किट उठा के देखें तो उसमें क्या-क्या हो सकता है? उसमें जितने भी हो, चाहे रजिस्टर हो या फिर बैट या फिर बैटरी हो या फिर क्या हो, स्विच हो। आप देखते हो ना बोर्ड वगैरह में स्विच लगा होता है। जितनी भी चीजें लगी हुई होंगी, जितनी भी चीजें सर्किट में अपने लगी हुई होंगी, उनको कहते हैं कंपोनेंट्स। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है? अब चूंकि मैं एक टेबल दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायग्राम के सिंबल दिखाए गए हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक डायग्राम के सिंबल दिखाए गए हैं इस टेबल में, और हमें इसे ध्यान से देखना है और अपनी मेमोरी में बैठा लेना है, मेमोराइज कर लेना है कि किस चीज का क्या सिंबल है। अगर एक मैं सेल की बात करता हूँ, किसकी? सेल की बात करता हूँ, तो सेल को सिर्फ ऐसे दर्शाएंगे, सिर्फ है, दो लाइन बना देंगे, दो लाइन, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली को पॉजिटिव बोलेंगे और छोटी वाली को निगेटिव बोलेंगे। एक स्टैंडर्ड डिनोशन है। इस स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे ही डिनोट करते हैं। जब भी कोई सर्किट बनाएगा तो उसमें अगर ऐसा कोई फिगर बनाया हो तो मान लेना वो बैटरी है, तो वो सेल है। वो क्या है? सेल है। और अगर कई सेल को मिला दिया हो तो मान के चलना वो बैटरी है, ठीक है? या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी। प्लग, अब देखो स्विच ओपन। अब जैसे कि हम स्विच देखते हैं ना, उसको जैसा कि स्विच हमें दिखता है अपने बोर्ड में, हमें सर्किट में वैसा नहीं बनाना होता है। अगर सर्किट डायग्राम बना के दिखाना है तो हम सिर्फ ऐसे बना देंगे, ऐसे। अगर इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है तो ओपन है मतलब ऑफ है, ठीक है? और अगर इसमें एक बिंदी लगा दिया, क्या लगा दिया? एक बिंदी, तो उसे कहेंगे हम क्लोज। आइए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? ओपन है। अगर ए ओपन है और इसमें एक बिंदी लगा दिया तो क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज हो गया, ये समझ में आया? आप देखिए, आगे देखिए। अगर प्लग, अगर वायर को ज्वाइंट करना हो तो हम एक पॉइंट से दिखाएंगे। पॉइंट पे जितने भी वायर्स आ रहे हो एक पॉइंट बना देंगे, वो पॉइंट वायर्स क्या होंगे? ज्वाइंट्स हो जाएंगे, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर वायर को क्रॉस करवाना हो, कटवाना नहीं हो, ज्वाइंट नहीं करवाना है तो हम ऐसे बनाएंगे। क्रॉस वायर करवाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर बल्ब बनाना होता है तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब ऐसे लगाते हैं। रजिस्टेंस लगाना होता है तो ऐसे लगाते हैं। और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा होता है, रेजिस्टेंस फिक्स होता है कि किसी सर्किट में मान लीजिए आप एक बार एक रेजिस्टेंस लगा दिए तो फिक्स हो गया। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, आप चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस कभी 2 ओम का रहे तो 3 ओम का बढ़ जाए जब आप चाहें तो, या फिर जब चाहे तो 4 ओम का भी हो जाए, मतलब घटा बढ़ा सके, उसको हम कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रियोस्टेट का कैसा होता है सिंबल, तो ये इसका सिंबल है जिसे हम सर्किट डायग्राम में यूज करेंगे।
अमीटर, अमीटर मैं पहले बता चुका हूँ, अमीटर क्या होता है, अमीटर करंट को मापता है और ये सीरीज में, सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, ये सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर जी से, गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे, गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर और वोल्टमीटर दोनों बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे सर्किट में, जो सर्किट डायग्राम में काम आता है, जिसे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम जी से करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक देखिए, लेट अस कंसीडर अ सर्किट डायग्राम विथ ओपन एंड क्लोज स्विच। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, एक सर्किट डायग्राम है जिसमें क्या है, सेल है, सॉरी सेल कह रहा हूँ, एक बैटरी है, एक बल्ब लगा हुआ है और एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको और अच्छे से। दिस इज अ सर्किट डायग्राम, इसमें एक बल्ब लगा है, एक स्विच लगा हुआ है। चूंकि स्विच ओपन है मतलब ऑफ है, अगर बंद बिंदी नहीं है तो ऑफ है। ऑफ है तो क्या कोई करंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, करंट जीरो जाएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज ही नहीं है। सर्किट क्लोज ही नहीं है, सर्किट टूटा हुआ है। सर्किट कैसा हुआ है? टूटा हुआ है, ब्रेक है। अब देखिए यहाँ पे इस केस में देखिए, इस केस में ऐसा है कि क्लोज हो गया, बिंदी लग गई, बीच में बिंदी लग गई तो क्लोज हो गया। अगर क्लोज हो गया तो करंट जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। करंट की वैल्यू कुछ होगी, और अगर करंट जाएगा तो अपना बल्ब भी जलेगा। यहाँ पे करंट जीरो था तो बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट जीरो नहीं है तो बल्ब अपना चल रहा है। इसे हम कहते हैं क्लोज स्विच। क्या कहते हैं? क्लोज स्विच। बात समझ में आया? ये एक सर्किट डायग्राम है, सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम की। एक बल्ब हमें जलाना था, एक बल्ब हमें जलाना था, तो हम बैटरी में क्या किए, बैटरी में अपना एक बल्ब लगा दिए। मान लीजिए एलईडी जलाना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, एलईडी लगा दिए, कोई भी बल्ब, और एक स्विच लगा दिए। तो जब स्विच को ऑन करेंगे और जब स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। एक सिंपल सर्किट है, बच्चे गाँव में बच्चे ऐसा बनाते भी हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं। Now let's consider a circuit with a voltmeter, ammeter, resistor. It look, अगर किसी सर्किट में वोल्टमीटर भी हो, अमीटर भी हो, रेजिस्टर भी हो, तो हम उसको सर्किट में कैसे फिट करेंगे और कैसा दिखेगा। ठीक है, तो एक सर्किट है, एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, एक अमीटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक क्या लगा हुआ है? रजिस्टर लगा हुआ है। तो हमको इसे बनाना होगा, तो हम सबसे पहली बात कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। एक दूसरा सर्किट डायग्राम का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पहली बात, बैटरी से क्या निकलेगा? एक करंट निकलेगा। अगर स्विच क्लोज होगा तो करंट बहेगी, और अगर स्विच ओपन हो जाए तो करंट जीरो हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। ये क्या, एक बैटरी है, इसमें क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसके ऊपर वोल्ट मीटर लगेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल गिरेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये वी आर है, एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। उसके पैरेलल में, मतलब उसके पैरेलल में हम क्या लगाएं? वोल्ट मीटर। तो जब भी आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगा, जब भी आपको बोलेगा कि एक सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करिए जिसमें वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाएंगे वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाएंगे वोल्ट मीटर। और अमीटर कैसा लगाएंगे? उसी में घुसा देंगे। अमीटर क्या करेंगे? सर्किट में ही घुसा देंगे। सीरीज में होगा, किसमें होगा? सीरीज में होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है, इसे भी आप नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। जितना पीपीटी में आपको दिख रहा है ना, सब आप नोट करते चलिए, कुछ भी मत छोड़िएगा। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें नोट कर लेना है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर नोटेबल, हाईली नोटेबल। पहले आप देख लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू, ठीक है, एंड जो पॉजिटिव एंड, इसको आइए मैं समझा देता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर एक बैटरी है या एक सेल है, मैं एक सेल बना रहा हूँ, तो देखिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, मान लीजिए एक सर्किट है, इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा हमेशा ही पॉजिटिव सिरा इसको कहेंगे बड़े वाले को, और छोटे वाले को निगेटिव सिरा कहेंगे। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा ना, इधर होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में घुसेगा। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और निगेटिव में घुसेगी। लेकिन लेकिन अगर अंदर, ये तो सेल के बाहर की बात है, लेकिन अगर अंदर की बात करें ना, अंदर की, तो निगेटिव से
पॉजिटिव में जाएगी। अगर सेल के अंदर बात करें तो करंट निगेटिव से पॉजिटिव में जाती है, और बाहर बात करें तो पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में घुसती है। बात समझ में आया? ये बात देखो, द लॉन्गर एंड ऑफ बैटरी इज द पॉजिटिव। ये बड़ा वाला जो एंड है वो पॉजिटिव है, छोटा वाला जो एंड है निगेटिव। इस बात को भी नोट करिए। द पॉजिटिव एंड ऑफ अमीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी। अगर अमीटर लगाना हो तो अमीटर का पॉजिटिव एंड जो होगा, पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव से और निगेटिव एंड बैटरी के निगेटिव से, ठीक है। कनेक्शन ऑफ निगेटिव एंड टू बैटरी। द पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू पॉट। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी बैटरी हमें सर्किट में, अगर हमें किसी सर्किट में क्या लगाना हो, वोल्टमीटर लगाना हो, ये वोल्टमीटर ये लगाते हैं ना पैरेलल में, तो ये जो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव सिरा हमेशा पॉजिटिव बैटरी की तरफ और इसका निगेटिव सिरा निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली थी। ये जो इन सब की सहायता से हम क्या क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस बात को, इन सारी बातों को नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अमीटर, अमीटर क्या होता है? चूंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, तीनों डिवाइस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वोल्टमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इन अ सर्किट। The voltmeter is connected across the resistor or a combination of resistor. रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। रियोस्टेट नया चीज है। अमीटर हमें पता है ये क्या मापता है, ये करंट मापेगा। ये किसको मापेगा? करंट को। वोल्टमीटर किसको मापेगा? बताइए भाई, वोल्टमीटर किसको मापेगा? वोल्टेज को। किसको? वोल्टेज को। और ए रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये वेरिएबल होता है, घटता बढ़ता रहता है। दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। द कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। इस चीज को भी याद रखिएगा, रियोस्टेट। और इसका सिंबल ऐसे होता है। वोल्टमीटर का सिंबल कैसा होता है? वी। वोल्टमीटर का सिंबल कैसे होता है? वी। और मीटर का सिंबल कैसे होता है? ए। सर्किट में ऐसे ही दिखेंगे, जबकि मैं सिंबल दिखा चुका हूँ सब। अब देखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट में पहले बता चुका हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज है। उसमें भी फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। ये बात मैं बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बैटरी के निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में फ्लो करता है। और दूसरी बात, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव, इसका मैं अगर आपको बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं समझाऊं, एक बेसिक आइडिया, तो हमको पता है, हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि जो एक बैटरी है, एक बैटरी मान लीजिए, एक बैटरी है, एक बैटरी है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, बड़े वाले को, छोटे वाले को निगेटिव। हम हमेशा कह रहे हैं कि करंट इधर से इधर जाएगा, बाहर, बाहर अगर जाना हो तो इधर से इधर जाएगा। लेकिन अगर अंदर की फिनोमेना की बात करें तो अंदर वो निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, निगेटिव से किधर जाता है? पॉजिटिव में जाता है। और ये पॉजिटिव, और अगर ये सर्किट क्लोज है तो जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? और अंदर क्या होगा? बाहर तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव में गया बैटरी के बाहर, लेकिन अंदर का क्या फिनोमेना है? निगेटिव से करंट पॉजिटिव की ओर आया, निगेटिव से करंट कैसे आया? पॉजिटिव की ओर आया। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन करंट डायग्राम? तो ये करंट डायग्राम में इट इज रिप्रेजेंटेड दैट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब बाकी हो गए क्वेश्चन, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाना, हमने सीख लिया इलेक्ट्रिक डायग्राम पे क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिक डायग्राम पे, ठीक है। ड्रॉ अ सर्किट, क्या है? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन अ सेल, a key and a resistance of 2 ohm in series with combination of two resistance in
पैरेलल। देखिए, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल या अ की, a ammeter, a resistance in series, and in a resistance in series with the combination of two resistance in parallel. ठीक है, and the voltmeter across the parallel combination. Will the potential difference across the 2 ohm resistance will be same as the across the parallel combination of 4 ohm resistance? Give reason. ठीक है, इसका रीजन हमें देना है, वो तो हम ओम्स लॉ पढ़ने के बाद ही देंगे। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ने के बाद ही देंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे ना, अभी एटलीस्ट हम ये तो बता ही देंगे कि कैसा इसका सर्किट डायग्राम होगा। हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम। जब भी क्वेश्चन में आए सर्किट डायग्राम बनाना, तो हम पहले देखेंगे ड्रॉ सर्किट। इसके पास क्या क्या है, कंटेनिंग अ सेल, एक सेल है, मैंने एक सेल बनाया। और दूसरी बात, अ की मतलब स्विच, एक स्विच बनाया। ठीक है, इन अ पैरेलल विथ वोल्टमीटर, एक वोल्टमीटर भी है। सर्किट के पास क्या क्या है, एक वोल्टमीटर भी, और एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और दो ओम का, और दो और रेजिस्टेंस है 4 ओम के, 4 ओम के दो रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, और विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, अब इतना इसका सर्किट एक बनाना है। ठीक है, बाकी जो पूछ रहा है विल वाला, इसका अभी डिस्कशन कर लेते हैं। अब सर्किट डायग्राम यहाँ देखिए, इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा यहाँ देखिएगा कैसा होगा। सबसे नीचे एक बैटरी बना देंगे, एक बैटरी बना देंगे, उसके बाद में ही हम की लगा देंगे। क्या लगा देंगे, की। ये बैटरी लग गया या जो भी था, सेल लग गया, और एक की भी लग गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे और अपना 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। पहली बात, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद 4 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने हैं, तो ये पैरेलल में लग गया 4 ओम। ठीक है, और इसके भी पैरेलल में एक और 4 ओम, ये भी लग गया। देखिए ये वाली बात, और क्या है, और कुछ नहीं है। एक वोल्ट मीटर है जो इनके पैरेलल में है, तो यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो, खत्म बात, हो गया। दिस इज आवर सर्किट, दिस इज आवर सर्किट। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या वहां पे भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हम इसका नेट रेजिस्टेंस निकाले ना, नेट रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो, पैरेलल में हो, तो हम कैसे निकालेंगे, वो अभी हम देख लेंगे। वो होता है आर नेट इज इक्वल टू R1 R2, R1 इंटू R2 अपान वो R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 अपान 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 16/8, ये हो जाएगा 2। तो चूंकि इसका भी रेजिस्टेंस 2 और उसका भी रेजिस्टेंस 2, तो क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस 2 है, देन voltage drop will be same, then what will happen, voltage drop will be same। क्या होगा, voltage drop, voltage drop will same। क्लियर है, दिस इज क्लियर और नॉट? अगर ये क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, अब आइए ओम्स लॉ पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर का क्या है ना, ये जान है, क्या है, जान है। तो आइए हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? सबसे पहले ओम्स लॉ बताने से पहले मैं बताऊं, ओम्स जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि एक रिलेशनशिप दिया। देखिए, ओम्स लॉ, ओम, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। हमने बोला था, जब पोटेंशियल मैं पढ़ा रहा था तो बोला कि पोटेंशियल ये बताता है कि कोई भी करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, और करंट कहाँ किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, ये हमने बोला था। अभी बात, जो मेन बात है वो ऐसा है कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन था कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संबंध तो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है।
इसी बात को खोजा ओम्स ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा एज पर ओम्स लॉ current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end, provided physical condition like temperature remains constant. इन्होंने कहा, इस बात को पहले तो आप ओम्स लॉ में नोट करिए। अगर इन्होंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर का, अगर कोई कंडक्टर है उसमें उसकी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, इन सबको कांस्टेंट रखा जाए, तो जो करंट होगा ना, जो एक करंट, जो उसके सिरों के बीच का पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके सिरों के बीच का अक्रॉस इट्स एंड, वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ आता है हर बार, इस बार भी आएगा, और आपको इतना ही लिखना है। एज पर ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, प्रोवाइडेड, ये कंडीशन भी लिखिएगा कि फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। ये बात समझ में आ गई। देखिए ओम्स लॉ में इन्होंने साफ साफ शब्दों में ऐसा बोला था कि अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मेन बात थी वो है ऐसी कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, दिस इज अ वायर, क्या है, वायर है, दिस इज अ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है और इसमें करंट जो बह रही है वो आई है, जो करंट बह रही है वो आई है, क्या है, आई है। तो ये जो करंट आई है वो इसके कंडक्टर के सिरों के बीच, मान लीजिए पोटेंशियल इनके सिरों के बीच से, या जो इनके एक्रॉस पोटेंशियल है, एंड्स का एक्रॉस पोटेंशियल है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसके एक्रॉस जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, देखिए जो इसके एक्रॉस पोटेंशियल, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल इसकी इस करंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यही बात ओम्स लॉ में बताई गई है। बशर्ते बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, या कोई फिजिकल क्वांटिटी इस पे, इसकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज अगर कांस्टेंट हो तभी ओम्स लॉ लागू होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछेगा कि किस दशा में ये फेल हो जाता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ओम्स लॉ फुल हो जाएगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I। ये बात समझ में आया या नहीं आया? अगर ये आया तो नोट करें, इस पूरे पॉइंट्स को नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि चार्ट में दिखाया जा रहा है, एक एग्जांपल में एग्जांपल लेते हैं, चार्ट में दिखाया गया है अगर करंट 5 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 50 है। अगर करंट 5 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 50 है। किसी मान के चलते हैं कि एक कोई कंडक्टर है जिसका करंट जो है 5 है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 50 है। इफ करंट इज 5 देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 50। अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं, देखिए रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर 6 से 7 कर दिए तो 60 से 70 हो गया। अगर हमें घटाएं, 7 से 4 कर दिए तो 40 हो गया, 4 से 3 कर दिए तो 30 हो गया। मतलब अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो अपना वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर करंट जो है घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। ये बात ओम्स लॉ से साफ साफ क्लियरली पता चलती है। In this case, we can see if current increases, then potential will be also increases. If electric current decreases, then potential difference also decreases. अब देखिए from this we can see potential difference is directly proportional to electric current। ये बात ओम्स लॉ से आई है। V proportional to I। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं तो V बराबर कांस्टेंट इनटू I। तो V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। देख लेते हैं, इसे भी देखते हैं।
इसे भी देख लेते हैं, v प्रोपोर्शनल टू i, ये हमें पता है v प्रोपोर्शनल टू i। जब भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे तो लिखेंगे v इक्वल टू r इंटू आई, v इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आई, कांस्टेंट की जगह r है, ठीक है, और v अपन r, अगर v अपन i, i को इधर भेज दें v अपन i तो ये हो जाएगा r, समझ में। और r जो है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो होती है, पहली बात ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक करंट अगर बढ़ाओ तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन आर कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज बढ़ाओ तो भले ही करंट बढ़ जाए, लेकिन आर जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। आर का इन दोनों का आर पे कोई इफेक्ट घंटा नहीं पड़ेगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि एक किसी एक सर्किट में या फिर बोलेगा किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, उसके सिरों के बीच, उसके सिरों के जो उसके एंड्स हैं उसके क्रॉस रेजिस्टेंस भी है। इफ द रेजिस्टेंस टू भी कर दिया जाए, अगर रेजिस्टेंस टू भी कर दिया जाए तो आई क्या रहेगा, आर में क्या चीज जाएगा, तो आर अनइफेक्टेड रहेगा, आर अनइफेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये बात समझ में आ रही है भाई, अगर आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। हमने तो रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस क्या है, पर इसका रियल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, तो इसका रियल मीनिंग इस कदर है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच द इसका रियल मीनिंग है, नोट्स में आप इसे लिखते चलें कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जो कि मैंने बताया, ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसका रियल जो है रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो की, करंट के फ्लो, मतलब एक करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। दिस इज बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एज पर ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यह क्या होता है, करंट को रोकता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। और हम देख भी सकते हैं ओम्स लॉ से यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ओम्स लॉ से हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ओम्स लॉ से हम यहाँ देख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by I, सॉरी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by I। एक करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, एक करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक वायर, हर वायर के लिए रेजिस्टेंस जो होता है ऑलवेज होता है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर शेप एंड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर शेप और टेम्परेचर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ना कांस्टेंट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस भी बदलता है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता है, रेजिस्टेंस भी बदलता है। और वो कब बदलता है हम देख लेते हैं, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। पहली बात, जो रेजिस्टेंस होगा, पहली चीज, अगर रेजिस्टेंस है, अगर जो रेजिस्टेंस आर है, वो टेम्परेचर बदलने से बदलता है। कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, ये बहुत ध्यान से बात याद कर लीजिए, कोई कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, समझ रहे हैं। और अगर कोई सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये दो बात याद रखिएगा, ठीक है, ये दो बात याद रखने वाली थी। और किस पे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस शेप पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन शेप, डिपेंड्स ऑन शेप, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस आई पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस वी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस टी पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टी पर डिपेंड करता है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
तो वैसे हम देख रहे थे कैलकुलेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है जब भी क्वेश्चन आएगा ओम्स लॉ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो होगा कि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए चूंकि हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है तो R इक्वल टू V अपन आई, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस को देगा। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बनाते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस तो इसको सॉल्व करके लिख दिया गया है, पर आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए और देखिए क्या आंसर आता है। आइए हम इसे करते हैं। चूंकि हमें पता है, देखिए चूंकि हमें पता है V इक्वल टू P इक्वल टू सॉरी R इक्वल टू V बाई आई, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो और रेजिस्टेंस देगा। तो वोल्टेज 50 है, करंट क्या है 5 है, तो इन दोनों का रेशियो लीजिए। R1 अगर निकालना है, इसी वाला करंट मान लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग करंट निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो 50/5 बराबर 10। यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अगर यहाँ इन दोनों की वजह से रेजिस्टेंस निकालना हो तो 60/6 बराबर 10। यहाँ पे भी 10 आ रहा है। अगर 70 और 7 का 70, अगर करंट 70 हो, आई 7 हो और वोल्टेज 70 हो, तो इन दोनों की वजह से रेजिस्टेंस कितना होगा 70/7 10। इसी तरीके से 10/4 10, 3/30 10। समझ में आया। करंट किसी भी क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस पूछे तो हम सिर्फ वोल्टेज और करंट का रेशियो लेंगे। क्या ले लेंगे? वोल्टेज और करंट का रेशियो हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस को लगा देंगे ओम। बात समझ में आया? ठीक है। अगर देखिए एक जो रिलेशन है ना, R बराबर V अपन आई या V बराबर आई आर, ये जो रिलेशन है इन तीन चीजों में है। इसमें से अगर कोई भी दो हमें मालूम हो, कोई भी दो अगर मालूम हो तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें V मालूम हो चल जाए, I मालूम चल जाए तो R निकाला जा सकता है। या फिर अगर R मालूम चल जाए और I मालूम चल जाए तो V भी निकाला जा सकता है। या फिर V मालूम चल जाए और R मालूम चल जाए तो I भी निकाला जा सकता है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज गायब हो और दो चीज दे दे तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। एक चीज जो नोट करने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज 10 सेंटीमीटर इन द एवब केस। इस केस में देखें तो लीनियरली बढ़ रहा था ना, करंट और वोल्टेज लीनियरली बढ़ रहे थे, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट था। देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, दूसरा नोट करने वाला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस क्या है? करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट इफ वी इंक्रीज करंट रेजिस्टेंस then electric current decreases, and if we decrease resistance then electric current increases। चूंकि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो V अपन I है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर R हम बढ़ाते हैं किसी सर्किट में, अगर R बढ़ाएंगे तो I क्या होगा? घटेगा। एंड अगर R घटाएंगे तो I क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम I बढ़ाएंगे तो R घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। R I पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन I R पे डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कौन किस पे डिपेंड करेगा? I डिपेंड्स ऑन, बट ऑन डजंट डिपेंड्स ऑन I। ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में, देखिए ये तो पता है ना V क्या है? V वोल्टेज है भाई, V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है, उसी को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैंने फिर से क्वेश्चन लिया जिसमें वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट फाइंड करना है, तो हम करंट कैसे फाइंड करेंगे? वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट फाइंड करना है, तो हम करंट कैसे फाइंड करेंगे? आइए हम इसको देखते हैं। पहला केस लूं, अगर मैं पहला केस फर्स्ट केस, उसमें वोल्टेज दिया हुआ है 100, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 20, फाइंड करना है करंट I, करंट फाइंड करना है तो हमें पता है V बराबर आई आर। ये रामबाण है, याद रखिए। V 100 है, I फाइंड करना है, R कितना है? 20 है, 20 बचे 100, I आ गया 5। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप इसको करिएगा, 4 आएगा, 100 में 10 से भाग देंगे 10। ठीक है, इस टेबल को आप खुद से पूरा करिएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर का। अगर सबसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है
टू ए क्वेश्चंस, ठीक है, ओम्स लॉ के क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। अगर मैं पहला क्वेश्चन उठाऊं, ठीक है, अगर मैं पहले क्वेश्चन को उठाता हूं तो हमें ये देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन द पोटेंशियल, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से देखिए। Potential difference between two points of wire carrying 20 ampere current is 1 volt. Calculate the resistance between these points. This is our first question. Potential difference between two points of wire. अगर एक वायर है, एक this is a wire, क्या है? This is a, मान के चलिए this is a wire. Potential difference between two points of current carrying wire is करंट कैरिंग कितना करंट कैरी कर रहा है एक वायर में। करंट जो बह रहा है, जो करंट बह रहा है ना, जो करंट बह रहा है आई, वो है 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जो V है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, इसके क्रॉस सेक्शन इनके अक्रॉस, वो है 1 वोल्ट, इतना है। तो हमें बोला गया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। वोल्टेज है 1 एम्पियर, करंट है 20, तो हो जाएगा 20 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1/20 को हम कहते हैं 0.5। 1 पॉइंट अगर भाग दे ना, ये 0.1 ओम लिखना जरूरी है, क्योंकि ओम जो है आर का मात्रक है, ओम क्या है? रेजिस्टेंस का मात्रक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 ओम। एसआई यूनिट, चूंकि ये भी एसआई में था, ये भी एसआई में था, तो जो आएगा वो भी एसआई में था, वो भी एसआई में होगा। बात समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन सिंपल था, इसमें हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। और सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बहुत बहुत सिंपल है। A simple electric circuit has 24 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के पास, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके पास 24 वोल्ट बैटरी, कितना है? 24 वोल्ट बैटरी है। एंड रजिस्टर 6 ओम का लगा हुआ है, इसमें रजिस्टर 6 ओम का लगा है। मैंने एक सर्किट बना दिया, ये सिंपल सर्किट है, इसमें एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। देखिए सर्किट में एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द करंट ऑफ द सर्किट। करंट फाइंड करना है, माना आई करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है? आई। तो हमें अगर यूज करना है ओम्स लॉ, तो हम कैसे ओम्स लॉ यूज करेंगे? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। पहले हमने सर्किट बनाया, ठीक है, बोल रहे सिंपल है, इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, तो V बराबर आई आर। V कितना है? 24। आई कितना है? यही फाइंड करना है। आर कितना है? 6, तो 6 से 24 काटिए 4 बार में, तो आई आ गया 4, आई 4 आ गया एम्पियर में। क्यों? क्योंकि ओम में, ये ओम में था और ये वोल्ट में था, सब एसआई में था, तो जो आएगा वो भी एसआई में ही आएगा। ये बात समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? An electric iron drawn a current 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। तो इसमें क्या दे दिया है? करंट दे दिया है। क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसे आप कॉपी में अच्छे से करिएगा। सॉल्यूशन, आई करंट दे दिया है, वो है 3.4 एम्पियर। कितना? और सप्लाई कितना दिया है? वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। व्हाट करंट विल बी इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, ठीक है। अब यही आयरन, यही इलेक्ट्रिक आयरन, अगर यही इलेक्ट्रिक आयरन 110 वोल्ट के साथ 110 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाए, तो इससे कितना एम्पियर खींचेगा? इससे कितना एम्पियर खींचेगा? तो पहली बात, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये बोर्ड में आ सकता है। अभी इन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 220 वोल्ट से इतना करंट ले रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का एक रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? एक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा, चाहे इसके साथ जोड़िए या इसके साथ जोड़िए। जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये वोल्टेज और करंट पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे 220 वोल्टेज के साथ जोड़िए इलेक्ट्रिक आयरन को,
उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस तब होगा जब 110 वोल्ट के साथ जुड़ा होगा। तो आर क्या, पहले हम यहाँ से आर निकाल लें। आर क्या होगा, आर जो होता है वी और आई का रेशियो होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। तो वोल्टेज है 220 वोल्ट अपान आई 3.4, आर निकल गया। अब चूंकि यही आर यहाँ पे है तो इसके लिए मैं लगाऊं आर इज इक्वल टू वी अपान आई। तो आर क्या है 220, यहाँ से निकला है 220 अपान 3.4 इज इक्वल टू वी कितना है, वी है 110 अपान आई। आई फाइंड करना है, इससे इसे काट दीजिए, 11 दूना 22, और आई इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, आई इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, दो को इधर लाइए, तो आई हो जाएगा 3.4 अपॉन 2। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आपको करने आना चाहिए, ठीक है। नहीं करने आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। ए आई 3.2 अपॉन 4 हो गया, तो भाग दे दीजिए 3.4 और 2 में, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, ठीक है, 10 और उसके बाद 4 उधार दीजिए, 2 7 जा 14 कट गया, तो आ गया 1.7 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, तीनों क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जैसे अभी हम ग्राफ वाला नहीं देख रहे थे, इसमें बोला गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। एनसीईआरटी सब लोग लगाते होंगे, मुझे सही लगा तो मुझे लगा कि चलो इसे करा दूं। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन द गिवन रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर गिवन बिलो, ठीक है। आई दे दिया है, वी दे दिया है, ग्राफ पूछा जा रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले टेबल बनाइए, किसका, आई, फिर वी, उसके बाद आर, ठीक है। अगर आई कितना हो, जैसा कि एम्पियर दिया हुआ 0.4 है तो वोल्टेज 1.6 है, 0.5 है तो वोल्टेज 1.6 है, तो आर क्या होगा, आर होगा वी अपन आई, तो रख दीजिए 1.6 अपन 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 3.2, पहला केस। दूसरा केस है 1.0, तो ये कितना आ रहा है 3.4, तो यहाँ पे भी r जो हो जाएगा 3.4 अपन इन्हीं दोनों का रेशियो 1.0 होगा 3.4। बाकी इसी तरीके से आप सबको रखिएगा, इसको भी रखिएगा, इसको भी रखिएगा। तो जो आप जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ किसके किसके बीच, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन v एंड i। मान लीजिए v और i के बीच में आप ग्राफ बना रहे हैं, दिस इज v, दिस इज i। अगर i 0.5 था, i 0.5 था, तो v कितना था, v 3.2 था, v was 3.2, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे मिलेगा। दूसरा अगर i 0.1 हो रहा है, 1.0 हो रहा है, तो v जो है वो है 3.4, तो ये वाला यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर ये रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 6.5, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, अगर इसको आप 2 रखते हैं तो इसको मिला दीजिएगा, इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर असली में ग्राफ पे मुझे बनाना होता तो कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसे कुछ ऐसा नजर आता, ऐसा कुछ ऐसा नजर आता। देखिए 0.5 पे क्या कितना था, इतना था, 1 पे कितना है, इतना है, ठीक है, 2 पे कितना है, इतना है, 3 पे कितना है, इतना है, 3 पे कितना है, इतना है, समझ में आ रहा है, फिर 4 पे कितना है, इतना है। ऐसे ही हमें ग्राफ असली में मिलता, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज फिर से दिया गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस, तो फिर से वही काम, आई आर इक्वल टू वी अपन आई। फिर ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ बनाइएगा, एक एक पॉइंट के वजह से, एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा, एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, वी और आई का ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। सॉरी पिछले क्वेश्चन में गलती होगी, उसमें वी और आई निकालना नहीं है पिछले क्वेश्चन में, सॉरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली पिछला क्वेश्चन देखिए 0.5 की वजह से गलती हो गया था इसमें, जीरो, अगर इसका एक गलती है, अगर इसका ग्राफ बनाना है 0.5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या आएगा, वोल्टेज क्या आएगा 1.6 आएगा। अगर ये 3.4 हो जाए, अगर ये 1 हो जाए, 1.0 हो जाए, तो इसके करस्पॉन्डिंग 4.6 आएगा, 3.4 आएगा,
3.4 आएगा, तो इसका ऐसा आएगा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? उसी तरीके से इसका ग्राफ मुझे अगर बनाना हो, कहाँ गए, तो मैं बना दूंगा। देखिए 0.5 पे 1.6 है, 1.2 पे 3.4 है, तो इसका ग्राफ भी इजीली बनाया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल तो एग्जांपल अलग से हमें देख लेना है, ठीक है। से ग्राफ वाले क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बता के खत्म कर दिया हूँ ना, तो ये मत सोचना कि आता नहीं है भाई, वो एग्जाम में आता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, कितना करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन करेगा किससे, 220 वोल्ट सोर्स से, मतलब वी दे दिया है 220 वोल्ट सोर्स। मैं यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ। वी दे दिया है 220 वोल्ट सोर्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज, आर भी दे दिया है, आर दे दिया 1200 ओम। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil drawn from इतना and resistance इतना। पहला पहला में पूछा है कि ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, कितना करंट लेगा, कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो कोई बात नहीं, हमें पता है इसके लिए V बराबर आई आर। V कितना है 220 वोल्ट, R कितना है I नहीं पता है, I फाइंड करना, और ये है 1200, तो इसको काटिए, 0 से 0 काटिए, I क्या हो जाएगा 22/120, 11/60, इसी तरह आंसर, इसी तरह आंसर खत्म। अब देखिए दूसरा, एक हीटर है कि इसका वोल्टेज सोर्स V जो है 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस इसका 100 वोल्ट है, R जो है 100 ओम है, और V 220 वोल्ट है। तो इसने पूछा है कि I बताइए, तो हमें फिर पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। V कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, V 220 वोल्ट है, I नहीं पता है, R 100 है, तो इसे इससे काट दो, I जो हो जाएगा 22/10 इक्वल टू 2.2 ओम। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12.4 पे। इस पे क्वेश्चन नंबर 12.4, तो इसको सॉल्व अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या दे दिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया है, गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट, मैं सॉल्यूशन ऐसे ही ऐसे कर दे रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही कर देना डायरेक्ट, भाई तुम सही से करना। गिवन दैट V बराबर 60, ड्रॉन अ करंट 64 एम्पियर, मतलब I भी दे दिया है, करंट भी दे दिया है, करंट 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल बी हीटेड ड्रॉ फ्रॉम अ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 1 बाई 120। अगर 60 वोल्ट वोल्टेज था तो करंट 4 एम्पीयर वो खींच रहा था, अगर हम वोल्टेज 120 वोल्ट बढ़ा दें तो करंट कितना खींचेगा, तो भाई करंट ज्यादा ऑब्वियस सी बात है खींचेगा, क्योंकि हमें पता है V प्रोपोर्शनल टू I, अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो चूंकि हीटर तो सेम है, हीटर सेम है तो रेजिस्टेंस भी दोनों केस में सेम होगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो, तो वोल्टेज 60 है, करंट 4 है, तो क्या होगा 4 एकम में 4 15, 15, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज, V बराबर आई आर लगा दीजिए, V कितना है, दिस इंप्लाइज V है 120, I कितना है नहीं पता, R कितना है 15, यही निकालना था, ठीक है। तो I हो जाएगा 120/15, काट के देखिए कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, और फिर 2 12, 5 को 20 अपॉन 5 3 15, ये कटेगा, 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 एम्पियर। देखिए पहले 4 एम्पियर था और ये 8 एम्पियर। वैसे कोई अगर तगड़ा लड़का है ना, पढ़ने में तेज है, तो तुरंत पकड़ लेगा। वोल्टेज 60 था तो ये 4 था, वोल्टेज को अब दूना कर दो, 120 कर दो तो करंट भी दूना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ऑब्जेक्टिव रहता तो मैं डायरेक्ट करता, क्या करता, मैं डायरेक्ट करता। अगर क्लियर है, क्लियर है भाई लोग, क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे एक्सपेरिमेंटली टू वेरीफाई ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड